वेलकम स्टूडेंट। तो आज का जो लेक्चर है वो जो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर जो डिमांडेड पॉइंट थे तो उसके ऊपर आज का वीडियो एक्चुअली, जैसे कि मोल मोल रेशो है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है और कॉन्सेंट्रेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर आपके मतलब मान के चलो कि आपका थ्योरी के अंदर जो भी कुछ डाउट है वो हम इस रिकॉर्डेड सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों लोग। पहला आपका जो पॉइंट था मोल मोल रेशो, देखते हैं अभी मोल मोल रेशो के अंदर क्या है। मोल मोल रेशो बहुत ही सिंपल है और इसके अंदर थोड़ा सा लिमिटिंग एक्सेस का भी पता करेंगे रेशो। देखते हैं अभी एक बहुत ही इजी रिएक्शन लेता हूं मैं। 3H2 गैस plus 1N2 gas, it gives 2NH3 गैस। ठीक है, ये एक रिएक्शन है बच्चों लोग। अभी मोल मोल रेशो कैसे समझेंगे बच्चों लोग। यहाँ पे आप रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दी है, बैलेंस करके दी है, उसकी स्टोइचियोमेट्री भी यहाँ पे लगाई है। तो फिर यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो मैं उनका रेशो लेता हूँ 3H2 1H2 यस। इसका मतलब आप क्या समझते बोलो कि जब 3 मोल हाइड्रोजन का डिकम्पोजिशन है तो आपका 1 मोल नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन है और 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आपको इसका गिवन आपको मोल देता हूं। गिवन मोल, इसके गिवन मोल है 1.5 मोल। गिवन मोल इसके 1.5 मोल है। तो इसके 1.5 मोल के साथ नाइट्रोजन के कितने मोल लगेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के कितने मोल लगेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों लोग। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे मोल रेशो लेना है। मोल रेशो, मोल रेशो, मोल रेशो कैसे लेंगे देखो। यहाँ पे क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो भी आपको गिवन मोल है हाइड्रोजन के दिए होंगे वो डिवाइड बाय यहाँ पे आपके गिवन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी ये गिवन मोल ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालने हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लिखता हूं, जो गिवन है उसको गिवन लिखा है, इज इक्वल टू यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ नाइट्रोजन। तो स्टोइचियोमेट्री मतलब एक मोल ही है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इस यहां पे गिवन मोल कितने दिए 1.5 डिवाइड बाय आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को निकालना है, इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री हाइड्रोजन की कितनी दी है 3 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री नाइट्रोजन की कितनी है 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, इंटू 3। तो यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय क्या आएगा 3। यस और नो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आएगा बोलो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 3। तो 5 इंटू 10⁻⁻1 तो 0.5 मोल आपके N2 गैस लगेगा। यस, अभी देखो ये तो आ गया हमारा मोल मोल रेशो के मेथड से। अभी हम दूसरे मेथड से एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसका 1 मोल पे इसका 3 मोल है, मतलब 3 टाइम्स इसका डिकम्पोजिशन है। नाइट्रोजन के 1 मोल जब डिकम्पोज हो जाएगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल डिकम्पोजिशन पक्का है। मान रहे कि नहीं मान रहे बोलो। यस, तो अभी इसका जितना डिकम्पोजिशन है, अभी तो हमें तो नाइट्रोजन तो दिया नहीं, नाइट्रोजन को तो निकालना है, हमें दिया तो हाइड्रोजन है। तो 3 मोल हाइड्रोजन पे 1 मोल नाइट्रोजन डिकम्पोजिशन है, मतलब 1/3 डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन का है। तो यहाँ पे मैं 1.5 मोल लिया है, तो इसका 1/3 पार्ट 1.5 इंटू 1/3, तो ये आपका कैलकुलेशन कितना आएगा बोलो
1.5 डिवाइड बाय 3, 1.5 डिवाइड बाय 3, ये भी कैलकुलेशन आपका 0.5 मोल आएगा। यस, तो आपका आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो मोल मोल मेथड आपको समझने, तो आपको करना क्या है कि जिसका भी मोल आपको गिवन दिया है, मतलब हाइड्रोजन का दिया है मैंने आपको, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल डाल दीजिए, जिसका निकालना है वो यहाँ पे डाल दीजिए, इज इक्वल टू आपको जिसका मोल दिया है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डालना है, और डिवाइड बाय आपको जिसका निकालना है उसका आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया है 1, तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आएगा। ये सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये आएगा आपका मोल मोल रेशो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए बच्चे लोग, मोल मोल रेशो। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर देता हूं। मोल मोल रेशो के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आपको लिमिटिंग और एक्सेस का भी आपको थोड़ा सा फंडा बता देता हूं। लिमिटिंग एक्सेस, एक एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक एग्जांपल लेंगे। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटिंग एंड एक्सेस। लिमिटिंग एंड एक्सेस, एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एग्जांपल लेंगे हम, कौन सा, हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, इट गिव्स अमोनिया गैस। तो अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यस, तो ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के अंदर आपको जो गिवन है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले लिखता हूँ 3s2 1s2 2, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑलवेज ब्रैकेट करना है बच्चों लोग, तो बैलेंसिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे आपको जो गिवन है, तो मैं गिवन भी देता हूँ आपको, इसका 10 मोल दिया है और इसके भी 10 मोल दिए, दोनों के आपको 10-10 मोल दिए, तो आपको कौन कितना यूज होगा, कौन कितना बचेगा, ये निकालना है। तो आपको गिवन मोल दिए, यहां पे करना क्या है कि जो भी गिवन मोल है डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री, ये कैलकुलेशन करना है। तो फिर यहां पे क्या आएगा 10 डिवाइड बाय 3, और यहां पे क्या आएगा 10 डिवाइड बाय 1। तो इनमें से कौन सा फैक्टर कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका आएगा 3.33 और यहाँ पे आएगा 10। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है बच्चों लोग कि इन दोनों रेशो में से आपका ये जो रेशो है वो मिनिमम है। इसका मतलब है आपका हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट, वो पूरा का पूरा खत्म होने वाला है, 10 के 10 मोल खत्म होने वाले। यहाँ पे जो गिवन मोल है 10 मोल, ये पूरे के पूरे यूज होने वाले, तो यूज मोल, तो इसके 10 मोल यूज हो जाएंगे। यस, अभी हमें किसके रिस्पेक्ट में बोलना है, रिएक्शन कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो हमारा है हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल करेगा। तो फिर इसके रिस्पेक्ट में आपको बोलना है इसका 3 मोल पे इसका 1 मोल, तो इसके 10 मोल पे इसका 1/3 मोल, तो अभी इसका 10 मोल यूज हो जाएगा, तो इसका 1/3, तो इसका 10 का 1/3, तो यहां पे आपके आएंगे 3.33 मोल। समझ रहे बच्चों लोग? तो यहां पे आपको 3.33 मोल इसका यूज है। अभी इसके हमारे पास गिवन मोल कितने थे, ये तो गिवन मोल थे, इसमें से आपके तो यूज इतने होने वाले। अभी आपके रिमेन्स आफ्टर रिएक्शंस, आफ्टर रिएक्शन, तो यहां पे इसके 0, यहां पे 10 - 3.33, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, 6.67। यहां पे मोल क्या रहेंगे स्टूडेंट, एक्सेस रहेंगे। ठीक है, अभी ये जो यूज मोल है ये कितने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के उसके रिस्पेक्ट में आपका अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जितने भी यूज है उसके डबल में अमोनिया का फॉर्मेशन है। बोलो नाइट्रोजन के यूज कितने, अभी यूज है हमारे पास 10 - 3.3, तो अभी 3.3 यूज है ना,
तो अभी इसके डबल में, तो 3.33 इंटू 2, तो ये रहेगा आपका 6.67 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन। यस, समझ में आ गया। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करने हैं लिमिटिंग एक्सेस के। जो भी आपको गिवन रहेगा उसको आप मोल के अंदर ट्रांसफर करो और उस मोल को आप स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, जो भी आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है उसमें से। यदि दोनों का कैलकुलेशन सेम आ रहा है तो कोई लिमिटिंग नहीं, कोई एक्सेस नहीं। ओके, आपका पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा। बट आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, ये मैंने सेम दिए, डिफरेंट भी दे सकते हैं, कोई एक लिमिटिंग हो सकता है, कोई एक एक्सेस हो सकता है। जो लिमिटिंग है वो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बोलना है। तो हाइड्रोजन के 3 मोल पे इसका 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल पे इसके 2 मोल। ठीक है, तो अभी लिमिटिंग एक्सेस आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये कंसेप्ट हम बहुत अच्छी तरह से अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे इसको। लिमिटिंग और एक्सेस के बाद हमारा जो पॉइंट है बच्चों लोग, तो है इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इससे पहले हमें जो देखना है वो है रिलेटिव डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। तो उसके बाद हम इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। अभी देखो, रिलेटिव डेंसिटी को हम आरडी बोल सकते हैं, आरडी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वीडी बोल सकते हैं। वेपर डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक आप मान के चलो कि 2 गैस है आपके पास, एक नाइट्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। तो रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये खाली आप गैस के लिए यूज करना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग, रिलेटिव डेंसिटी ये जो है आपके पास 2 गैस है, एक तो नाइट्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है। और इस नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितनी है, इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। और मैं बोलूं कि ऑक्सीजन की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, तो फिर क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन की रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अभी इसका फॉर्मूला कैसे है, यहां पे हम लिखेंगे मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। यस, तो ये सिंपल कैलकुलेशन करना है हमें। आप किस की रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मोलार मास नाइट्रोजन का 28 है और इसका मोलार मास 32 है, तो ये आएगी आपकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। यस, दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको कि N2O एंड CO2, ये 2 गैस है आपके पास और आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है N2O की। ठीक है, तो बोलो अभी यहाँ पे N2O की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मोलार मास ऑफ N2O की जो 44 है डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ CO2 की जो वो भी 44 है, तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव डेंसिटी आएगी N2O की 1। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बच्चों लोग रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या। आपको जिसकी डेंसिटी निकालनी है वो आप यहाँ पे ऊपर डाल दीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो नीचे डाल दीजिए। ठीक है, अभी वेपर डेंसिटी मतलब क्या, वेपर डेंसिटी मतलब क्या, वेपर डेंसिटी वीडी बोलेंगे। अभी वेपर डेंसिटी के अंदर क्या होता है बच्चों लोग, मान के चलो कि आपके पास कोई CO2 गैस है
N2O गैस है, N2 गैस है, O2 गैस है। इसकी डेंसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसकी डेंसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसकी डेंसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसकी डेंसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब कोई भी गैस की हम डेंसिटी निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हम वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 की निकाल रहे हैं, तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पे मैं बोलता हूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ N2O क्या आएगी, तो सेम मोलार मास ऑफ N2O डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे आप बोल सकते हैं कि सर वेपर डेंसिटी क्या आएगी ऑक्सीजन गैस की या नाइट्रोजन गैस की, तो क्या लिखना है यहाँ पे, मोलार मास ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2। तो बोलो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा, इसका मोलार मास 44 है डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या है 44 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या है 28 डिवाइड बाय 2। ऑक्सीजन का क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखता हूं 32 डिवाइड बाय 2, तो यह आपका 32 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे हम फॉर्मूले के अंदर ऐसा लिख सकते हैं बच्चों लोग कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग कि मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू VD, तो ये आ गया हमारा मोलार मास। आपको क्या दिया जाएगा बच्चों लोग एग्जाम के अंदर, किसी गैस से उसकी वेपर डेंसिटी दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि इसका मोलार मास कितना है, और मोलार मास को आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मोलार मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास ये न्यूमेरिकली क्या होते हैं बच्चों लोग, मॉलिक्यूलर मास ये न्यूमेरिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर मास भी वैल्यू न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी इसके ऊपर आपको इंपेरिकल फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बताता हूं। ठीक है, अभी पहले तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, उसके अंदर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे इंक्लूड करना है, वेपर डेंसिटी कैसे इंक्लूड करनी है वो भी बताऊंगा। आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आए बच्चों लोग, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का हमने एक फॉर्मूला भी बनाया है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों लोग, ध्यान में रखना है इसको। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अभी इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूले को मैं बोलूंगा EF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बोलूंगा मैं MF। ठीक है, तो अभी यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास C2H6 है, क्या है C2H6, इथेन मॉलिक्यूल है, यस, तो मैंने इथेन मॉलिक्यूल बोल दिया। अभी मैं जब भी इथेन बोलता हूं तो आपके दिमाग में फिक्स है C2H6 है, तो ये जो C2H6 है, एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर के कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे, मान के चलो कि ये 1 मोल है, तो इस 1 मोल के अंदर आपके 2 मोल कार्बन एटम है और आपके 6 मोल हाइड्रोजन एटम है, यस और नो बोलो। आपके पास 1 मोल इथेन मॉलिक्यूल है,
तो उसके अंदर कार्बन के कितने एटम है? 2 मोल कार्बन के एटम है। और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6 मोल हाइड्रोजन एटम है। यस और नो बच्चों लोग? यस। तो फिर यहां पे किसी भी एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल एटम प्रेजेंट है, इट्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी बोल सकते हैं। मोल मोल आपका कट जाएगा, ठीक है। 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे आपका खाली हो जाएगा एक C2H6 मॉलिक्यूल, और यहां पे उसको हमने 1 मोल बोला था, ठीक है। तो एक C2H6 मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम, तो इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपके पास है C2H4। अभी इसके अंदर दिस इज द इथीन, यस और नो? ये एक इथीन मॉलिक्यूल है। अभी एक इथीन मॉलिक्यूल के अंदर आपके 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर 2 मोल आपके कार्बन एटम है, यदि 1 मोल है तो, 1 मोल के अंदर, और 4 मोल आपके हाइड्रोजन एटम है। तो 1 मोल के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, और 1 मोल इथीन के अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने? इट्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई भी 1 मोल कंपाउंड के अंदर के एटम का नंबर इट्स कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल है। 1 मोल एनी कंपाउंड which having number of moles atom either same or different is called as represented in stoichiometric coefficient to the base of that atom। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या कि 1 मोल कंपाउंड के अंदर उनके कितने मोल एटम है, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इज रिप्रेजेंटेड इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू द बेस ऑफ दैट एटम। मतलब यहां पे आपने C2H6, यहां पे आपका कार्बन के मोल 2 एटम है, तो यहां पे स्टोइचियोमेट्री जो बेस में लगे वो कार्बन के बेस में, और यहां पे जो 6 जो स्टोइचियोमेट्री है वो हाइड्रोजन के बेस में लगाई है। समझ में आ रहा है? तो यस, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का पता चला होगा आपको। अभी इंपेरिकल फॉर्मूले का पता कैसे करेंगे? देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या कि इंपेरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट मोल रेशो टू ईच अदर, एक सिंपलेस्ट मोल का रेशो है। मतलब मान के चलो कि आपके पास C2H6 है, तो यहां पे जो मोल है वो मोल लिखेंगे और उनका रेशो लेंगे, तो यहां पे क्या आएगा 1:3। इसका मतलब क्या है कि 1 कार्बन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम, तो ये जो आपका सिंपलेस्ट रेशो है एटम का, इसको आप बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। यस,
और इसके मास को आप बोलेंगे, अभी इसका 12, इसका 3, तो इसके 15 मास को आप बोलेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो एक बार इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया तो आप इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं। अभी यहां पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका आप इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं स्टूडेंट। कार्बन के 2 एटम है, एक एटम का मास 12 है, प्लस हाइड्रोजन के 6, एक का 6 है, तो यहाँ पे आपका 30 इज द इंपिरिकल फॉर्मूला मास। यस, और इसका इंपिरिकल फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, 30 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अभी इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना है बच्चों लोग? यहां पे इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 15 है। तो 15 और 13 ये इसका जो मल्टीपल है, 15 और 13 का मल्टीपल, तो उसको बोला जाता है n। तो अभी यहां पे मैं n कैसे कैलकुलेट करना है? इंपिरिकल फॉर्मूला मास, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, तो आपका मल्टीपल फैक्टर समझ में आएगा। और ये मल्टीपल जो फैक्टर है वो आपका 1 2 3 4 एकदम होल नंबर में आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 30, इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 50। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकल आएगी बच्चों लोग 2। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपको समझना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। यस, अभी इंपिरिकल फॉर्मूला है हमारे पास क्या? CH3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू कार्बन C2 और 2 इंटू हाइड्रोजन के 3, तो 6 हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका, कैलकुलेशन एकदम मैच हो गया। यस, तो आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n, ये दोनों सेम है, इंपिरिकल फॉर्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ठीक है। यस, तो आपके दिमाग में दोनों फॉर्मूले गए। इंपिरिकल फॉर्मूला, एक जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो मोल है, उनका आपको डायरेक्टली रेशो लेना है, और जो भी रेशो है वो आपका इंपिरिकल फॉर्मूला शो करेगा, और उनका जो मास रहेगा वो इंपिरिकल फॉर्मूला मास रहेगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला, इनके बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे 2 फॉर्मूले के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। उसका जो आपका n जो है वो एक होल नंबर में रहेगा, और वो आप पुट करेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू इंपिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का पता चलेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता करना है? यदि आपका जो कंपाउंड है गैस है और उसकी वेपर डेंसिटी दी है, और वेपर डेंसिटी कुछ दी है, मान के चलो कि वेपर डेंसिटी 70 दी है, तो आपको बोला जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है या मोलार मास कितना है। तो यहाँ पे आप मोलार मास डाल सकते हैं 140, तो यहाँ पे मोलार मास 140 डाल दीजिए। यहाँ पे आपका इंपिरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे n निकल आएगा, यहाँ पे n पुट कर दीजिए। इंपिरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट किया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका निकल आएगा। एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों लोग, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, वो लूंगा मैं। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चों लोग? यस, आपके दिमाग में बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या है? तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, यस और नो? हाँ, अभी आप बोलेंगे कि सर इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मोलार मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा कितना, कार्बन का 6 × 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 × 6, तो ये आएगा 78, ठीक है। 72 + 6, तो ये 78 आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास, ये न्यूमेरिकली वैल्यू तीनों सेम है।
तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का हमने यहाँ पे उसके नाम से बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। यस, उसके अंदर का आपने मॉलिक्यूलर मास भी लिखा है। और मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं एसिटिलीन का। एसिटिलीन का, और एसिटिलीन का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है आपका C2H2। क्या है? C2H2। तो फिर इस C2H2 का मीनिंग क्या है कि 1 मोल एसिटिलीन के अंदर 2 मोल कार्बन एटम का नंबर है और 2 मोल हाइड्रोजन एटम का नंबर है, और 1 मोल बेंजीन का मतलब है 6 मोल कार्बन एटम और 6 मोल हाइड्रोजन एटम। यस और नो? और ये दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है कि नहीं, बोलो? बिल्कुल यार डिफरेंट है। कार्बन का नंबर अलग है 1 मोल के अंदर, हाइड्रोजन का नंबर अलग है 1 मोल के अंदर, दोनों 1 मोल लिए, बट कार्बन का और हाइड्रोजन का नंबर दोनों के अंदर अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। यस, अभी यहां पे फिर सेम क्या है, यहां पे कार्बन एटम का नंबर कितना है बच्चों लोग? 6। हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना है? 6। अभी यहां पे इनका हमें सिंपलेस्ट रेशियो लेना है इंपिरिकल फॉर्मूले के अंदर, तो हम इस मोल को डिवाइड करेंगे किससे? जो आपका लोएस्ट नंबर मोल है। तो यहां पे आपका आएगा 1, यहां पे आएगा 1, तो ये आ गया आपका सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। और सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो लाने के लिए आपने उसके जो भी आपके कार्बन के मोल और हाइड्रोजन के मोल थे उसको आपने ऐसे स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया, जो यहां पे जो प्रेजेंट है उसमें से लोएस्ट स्टोइचियोमेट्री को सिलेक्ट किया। यहां पे दोनों की 6 थी, यहां पे मैंने 6 डिवाइड किया। अभी यहां पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर 1-1 आ गया, इसका मतलब आपको इंपिरिकल फॉर्मूले का पता चला। और फिर यहाँ पे 12 + 1, तो यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंपिरिकल फॉर्मूला मास। यस और नो, बोलो बोलो। इंपिरिकल फॉर्मूला मास। अभी यहाँ पे मुझे एक बात बताए, अभी एसिटिलीन की केस में देखते हैं। यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है? 2। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2। डिवाइड बाय क्या करना है? जो भी इसमें से लोएस्ट नंबर है वो करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 1:1। इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 1। दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। इसका 12 + 1, तो दिस इज 13 इज इंपिरिकल फॉर्मूला मास। आपका भले ही यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला मास सेम है, बट यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है बच्चों लोग कि आपका इंपिरिकल फॉर्मूला सेम है बट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 डिफरेंट कंपाउंड है, 2 डिफरेंट कंपाउंड हैविंग 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलीज। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूलीज है। यस, तो उनका इंपिरिकल फॉर्मूला भले ही सेम है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका अलग है। ठीक है, यस। तो अभी यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूले को लाना है, तो आपको जो भी आपके मोल है उस मोल को आपको डिवाइड करना है, जो भी सबसे कम नंबर ऑफ मोल आपके उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उससे डिवाइड करना है, और आपका आएगा इंपिरिकल फॉर्मूला। एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे। यस, आपको एक एग्जांपल बताता हूं। चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड having molecular mass is 180 which contain carbon 40%, hydrogen 6.6%, 6.67%,
और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन and rest of the oxygen, find the molecular formula of that organic compound. यस बच्चों लोग, तो आपको फाइंड आउट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आएगा बोलो। ठीक है, तो 1 मिनट में पहले एक कैलकुलेशन करता हूं। यस, तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ रहा है वो आपका परसेंटेज है 53.33 परसेंटेज। ठीक है, तो जो भी रेस्ट ऑफ परसेंटेज है वो आप 100 माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे पहले तो एलिमेंट को लिखना है, एलिमेंट को। ओके, तो कौन कौन से एलिमेंट है अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट है बोलो। यहाँ पे पहला तो कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद उसका परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज का मतलब क्या है बच्चों लोग, यदि आप 100 ग्राम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका कार्बन का 40% मतलब 40 ग्राम, हाइड्रोजन का 6.6% मतलब 6.6 ग्राम और ऑक्सीजन का 53.33% मतलब 53.33 ग्राम। ठीक है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 100 ग्राम कंसिडर किया है। अभी यहाँ पे यदि हमने ग्राम पता है बच्चों लोग, परसेंटेज जो है वो हम यदि ग्राम के अंदर लेंगे तो यहाँ पे हम उसके नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे आपका 40 डिवाइड बाय जो भी गिवन मास है डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास, तो यहाँ पे आपका 3.33 मोल आएंगे। यस, यहाँ पे क्या आएगा 6.67 डिवाइड बाय 1, तो ये आपका 6.67 मोल आएगा। हाँ यस, तो यहाँ पे 53.33 डिवाइड बाय 16, तो ये आप यहाँ पे आपके कितने आएंगे 3.33 मोल आएंगे। अभी ये तो आए मोल आपके। अभी मोल का जो रेशो होता है वो आपको मालूम है ना, वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। यदि वो मोल का रेशो आपका एक होल नंबर के अंदर आ रहा है तो वो बिल्कुल आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला शो करेगा। तो यहाँ पे मैं मोल रेशो लूंगा क्योंकि मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे इसके मोल कितने, कार्बन के 3.3। अभी इस तीनों में से सबसे कम मोल किसके, वो डिवाइड करने, क्योंकि आपको पता है हमने C6, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं C2H6, अभी यहाँ पे इसके 2 मोल है, इसके 6 मोल है। तो अभी ये तो आपका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले को निकालना है। तो यहाँ पे उनका एटम के मोल का रेशो लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 3। तो जो डिवीजन वाला जो फैक्टर है वो आपको कौन सा लेना है, जहां पे इसमें से इन दोनों में से किसके मोल कम है, तो इसके मोल कम है, तो यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अभी डिवाइड होने वाला जो फैक्टर है इसमें से जो भी सबसे कम है वो लेना है। तो अभी सबसे कम यही है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आपका कितना आएगा 6.67 डिवाइड बाय 3.33, यहाँ आपका आएगा 2, यहाँ पे आपका 3.33 डिवाइड बाय 3.33, तो यहाँ पे आपका आएगा 1। अभी यस, ये तो आपका आ गया मोल रेशो। मोल रेशो से आपको क्या पता चलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूले का पता चलेगा। तो फिर यदि ये मोल रेशो आपका कई कैसे कैसे आ सकता है, एक तो होल नंबर में आ सकता है, नहीं तो आपको ऐसा आएगा 1.3 या 1.5 या 1.6, ऐसा भी कुछ आ सकता है। तो फिर यहाँ पे हमें इसको एक होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम एक ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे लेंगे कि जो लेने के बाद एक होल नंबर कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे मैं लूंगा आपका 3, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे मैं, तो फिर ये एक बार आपने 3 फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मान के चलो कि इनमें से कोई 1.33 होता तो इसको भी मैं 3 से, इसको 3 से, इसको 3 से।
यदि इनमें से कोई 1.5 है तो यहाँ पे मैं 2 चूज करूंगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 चूज करूंगा। तो यहाँ पे आपको सबको 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 1.6 इंटू यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लीजिए, और यहाँ पे एक होल नंबर के अंदर कैलकुलेशन आ रहा है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे लेंगे वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो आपका या तो 1.33, 1.5 नहीं तो 1.6 ऐसा कुछ आएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको क्या लगाना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपका ऐसा आता है कभी कभी 0.98, तो आपको 1 लेना है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, आप 0.98 को अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। यहाँ पे आपका 1.001, तो इसको भी आप अप्रोक्सीमेटली 1 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपके 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लाने की जरूरत नहीं है। तो आपके ये हो गए, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका एक होल नंबर के अंदर रेशो आया है, तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, तो फिर यहाँ पे आपका इंपिरिकल फॉर्मूला बनेगा बच्चों लोग, 1 2 1। तो बोलो अभी इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे रहेगा, कार्बन का 1 नंबर, हाइड्रोजन का 2 नंबर, कार्बन का नंबर 1 या नहीं मेंशन किया तो भी चलेगा, बट खाली कार्बन एटम लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पे बेस में 1 लगाना है, ठीक है। तो जो भी इंपिरिकल फॉर्मूले की जो स्टोइचियोमेट्री होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जो स्टोइचियोमेट्री होती है, वो हम एलिमेंट के बेस में लगाते हैं, ठीक है, एटम के बेस में लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने लगा दी, तो ये हो गया आपका इंपिरिकल फॉर्मूला बच्चों लोग, आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला। यस, तो एक बार इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया तो आपको इंपिरिकल फॉर्मूला मास भी पता चलेगा। इंपिरिकल फॉर्मूला मास, बोलो इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा। अभी कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन के 2 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 16, तो कितना हो जाएगा 14 और 16 30 हो जाएगा। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास 13 हो जाएगा, 30 हो गया, सॉरी 13 नहीं 30। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे 2 कहानियां पता चली। सबसे पहले आपका जो मेन टारगेट है इंपिरिकल फॉर्मूले को निकालना, बड़ा जो टास्क है वो इंपिरिकल फॉर्मूला। एक बार इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया ना बच्चों लोग, तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास तो वो तो निकल आएगा, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। चलो हमने यहाँ पे 2 कहानियां की, एक तो हमने इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं CH2O, तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, और इसके बाद इंपिरिकल फॉर्मूला मास वो है हमारा 30। तो यस, ये 2 कहानियां आ गई हमारी। उसके बाद करना क्या है बच्चों लोग, अभी आपको एग्जाम क्वेश्चन के अंदर और क्या चीज दी है, देखो आपको एक चीज और दी है, क्या, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ये आपको दिया है कितना 180। यस, तो 30 और 180 इसका मल्टीपल आपको देखना है, तो फिर आपके पास एक फॉर्मूला है ना, 2 फॉर्मूले वैसे तो आपके पास, क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा है एन है। तो फिर ये एन का पता नहीं है हमें, इंपिरिकल फॉर्मूला तो पता है, इंपिरिकल फॉर्मूले को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आएगा। तो अभी एन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास दूसरा भी फॉर्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू एन इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो बोलो अभी यहां पे आपको इंपिरिकल फॉर्मूला मास पता है कि नहीं, यस पता है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता है कि नहीं, यस पता है सर। तो आपको खाली क्या पता नहीं है, जो इनके बीच का जो मल्टीपल फैक्टर है वो पता नहीं है। तो फिर हम करेंगे क्या स्टूडेंट, 180 मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, वो है आपका 30। तो इज इक्वल टू क्या आएगा आपका आएगा 3 ना, तो 6 आएगा, ठीक है। तो दिस 6 इज अ एन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या पता चलेगा आपको, यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में आपको इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना है CH2O
तो यहाँ पे फिर कार्बन का 6, तो ये 6 आपका बेस में जाएगा, कार्बन 6 इंटू 2 12 बेस में जाएगा, ऑक्सीजन और 1, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का बेस 6 लगेगा। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6। दिस इज द आपका एक शुगर है, ठीक है, C6H12O6 एक ऑर्गेनिक शुगर है बच्चों लोग। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यस, तो मुझे लगता है कि अभी इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले के ऊपर आपका जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको सीधा सीधा एक बेसिक स्टेप लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज्यादा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यस, अभी इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। यस, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और उनके जो कुछ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। यस, तो अभी एक्चुअली मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, इसके ऊपर जो भी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों लोग। तो आज का लेक्चर अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है। चलो।